Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज का लेक्चर रिलेशंस एंड फंक्शंस पे डिस्कशन पर रहेगा। ये इस टॉपिक पे डिस्कशन का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने रिलेशंस डिफाइन करके उसकी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी एंड सेकेंड पार्ट में फंक्शंस डिफाइन किए थे, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी। लेक्चर के इस थर्ड पार्ट में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस की फर्दर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ हमें दे रखा है कि R1 एंड R2 are two equivalence relations defined on a set A। देन आपको प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट A। मतलब R1 एंड R2 अगर किसी सेट A पे डिफाइंड दो तुल्यता संबंध हैं तो आपको प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी उसी सेट A में डिफाइंड एक और तुल्यता संबंध होगा। तो अब प्रूफ देखते हैं। यहाँ आप देखिए R1 एंड R2 दोनों ही सेट A पे डिफाइंड थे, तो R1 विल बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R2 भी सेट A पे डिफाइंड है, तो R2 विल ऑल्सो बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अब जब दोनों ही R1 और R2 A क्रॉस A के सबसेट्स हो गए, तो आप जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन विल ऑल्सो बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अब R1 इंटरसेक्शन R2 जैसे ही सबसेट ऑफ A क्रॉस A हुआ, हम कह सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो अ रिलेशन ऑन द सेट A। क्योंकि रिलेशन ऑन द सेट A होने के लिए इट शुड बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, और यहाँ हमने देखा है कि दिस इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो ये भी रिलेशन हो गया ऑन द सेट A। अब हमें प्रूव करना है कि ये तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके लिए तीन बातें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी कि अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो बारी बारी से हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य है। तो कोई भी हमने एलिमेंट ले लिया A बिलोंगिंग टू A। R1 एंड R2 हमें दे रखे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव हैं। R1 रिफ्लेक्सिव है, इसलिए ये एलिमेंट A विल बिलोंग टू R1। रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है कि A शुड बी रिलेटेड टू A, और A रिलेटेड टू A अगर है थ्रू R1, तो दिस एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर AA विल बिलोंग टू R1। इसी तरीके से R2 भी रिफ्लेक्सिव है, इसलिए दिस AA विल बिलोंग टू R2। अब आप देखिए AA जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर AA, ये R1 में भी है और R2 में भी है, और कोई एलिमेंट जब दोनों में होता है तो वो उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। तो अब हम कह सकते हैं कि दिस ऑर्डर्ड पेयर AA बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, और जैसे ही ये R1 इंटरसेक्शन R2 में गया तो ये रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 हो गया रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य। तो पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिविटी प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या सममित आपको इसे प्रूव करना है। सममित प्रूव करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर AB हमने ले लिया R1 इंटरसेक्शन R2 में। अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर AB इसमें है तो BA भी वापस इसी में होना चाहिए। तो अब आप देखिए AB हमने R1 इंटरसेक्शन R2 में लिया है, दिस मीन्स AB R1 में भी होगा और R2 में भी होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि AB बिलोंग्स टू R1 एंड AB बिलोंग्स टू R2। अब हमें प्रॉब्लम में दे रखा है कि R1 एंड R2 दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं, तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध होने के कारण ये दोनों सिमेट्रिक भी होंगे।
अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे R1 एंड R2 दोनों के लिए। तो अगर AB R1 में है, बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी BA विल बिलोंग टू R1। इसी तरीके से R2 भी सिमेट्रिक है, इसलिए AB बिलोंग्स टू R2 इम्प्लाइज BA बिलोंग्स टू R2। अब आप देखिए BA R1 में भी आ गया है और R2 में भी आ गया है, इसलिए दिस विल बिलोंग टू इंटरसेक्शन। तो अब हम कह सकते हैं कि BA, क्योंकि R1 R2 दोनों में है, इट बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो अब आप देखिए AB अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है, देन BA ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो अब हम कह सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। हमें प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 ट्रांसिटिव है या संक्रामक है। तो इसके लिए हमने ये ऑर्डर्ड पेयर्स AB एंड BC ले लिए R1 इंटरसेक्शन R2 में। वंस अगेन क्योंकि ये इंटरसेक्शन में है, तो ये R1 में भी होंगे और R2 में भी होंगे। तो both these ordered pairs will belong to R1 and as well as R2। अब आप देखिए R1 एंड R2 क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशंस थे, ये ट्रांसिटिव भी थे। तो अगर ट्रांसिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी हम यूज़ करें, यहाँ A is related to B and B is related to C through R1 and R1 ट्रांसिटिव है, इसलिए A will be directly related to C। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दिस ऑर्डर्ड पेयर AC विल बिलोंग टू R1 बिकॉज R1 इज ट्रांसिटिव। इसी तरीके से R2 भी ट्रांसिटिव है, इसलिए AB एंड BC ये ऑर्डर्ड पेयर्स R2 में है, तो A विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू C या AC बिलोंग्स टू R2। अब यहाँ आप देखिए AC बिलोंग्स टू R1 एंड AC बिलोंग्स टू R2। R1 R2 दोनों में ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए इंटरसेक्शन में होगा। तो हम कह सकते हैं AC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। अगर ऑर्डर्ड पेयर्स AB एंड BC R1 इंटरसेक्शन R2 में है, दैट मीन्स अगर A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C थ्रू द रिलेशन R1 intersection R2, then A is directly related to C through R1 intersection R2। इसलिए R1 intersection R2 ट्रांसिटिव है या संक्रामक है। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव तीनों कंडीशंस हमने प्रूव कर दी। तो अब हम कह सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन या ये तुल्यता संबंध है। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें दे रखा है कि m ग्रेटर देन 1 इज एनी नेचुरल नंबर और आपको प्रूव करना है कि ये रिलेशन R, दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स AB such that A is congruent to B mod m, जहाँ A और B इंटीजर्स हैं, A and B belong to Z। आपको प्रूव करना है कि दिस R is an equivalence relation defined in the set of integers Z। तो प्रूफ हम करें उससे पहले हम देखेंगे कि ये A is congruent to B mod m का क्या मतलब होता है। तो A is congruent to B mod m तब कहा जाता है जब A minus B is divisible by m। अगर A minus B में m का पूरा पूरा भाग लगता है तो हम कहते हैं कि A is congruent to B mod m। अब इस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो जैसा आप जानते हैं 3 बातें प्रूव करनी पड़ेंगी कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, स्वतुल्य है, सम्मित है एंड संक्रामक है। तो बारी बारी से हम तीनों कंडीशंस के प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि A इज रिलेटेड टू A इटसेल्फ। तो अब आप देखिए A इज रिलेटेड टू A कब होगा, when A is congruent to A mod m। तो जैसा आप डेफिनेशन से देख सकते हैं
A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M होने के लिए A माइनस B में M का पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। तो अब आप देखिए, अगर B इज इक्वल टू A ले लिया जाए तो A माइनस A करेंगे आप, ये ज़ीरो आ जाएगा, एंड ज़ीरो हर नंबर से डिविजिबल होता है, ज़ीरो विल बी डिविजिबल बाय M। तो अगर A माइनस A डिविजिबल बाय M हो गया तो हम कह सकते हैं A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड M, एंड A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड M होते ही ये ऑर्डर्ड पेयर AA R में चला जाएगा, और हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव क्योंकि A इज रिलेटेड टू A। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि R इज सिमेट्रिक। उसके लिए हमने ले लिया है AB, दिस ऑर्डर्ड पेयर AB हमने ले लिया है R में। अगर R सिमेट्रिक है तो BA भी वापस R में है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब AB जैसे ही आपने R में लिया, दिस implies A will be congruent to B mod M, and A is congruent to B mod M होने का मतलब है कि A minus B will be divisible by M। A minus B में M का पूरा पूरा भाग अगर लग रहा है तो A माइनस B इस टाइप का होना चाहिए, सम P मल्टीप्लाइड बाय M। तो अब आप इसको M से भाग लगाएंगे तो अपने पास M कैंसिल होके P आपके पास आ जाएगा। अब A माइनस B अगर PM के बराबर है तो B माइनस A विल बी इक्वल टू माइनस PM, दैट मीन्स B माइनस A में भी M का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जब आप M से भाग लगाएंगे तो आपको माइनस B मिल जाएगा। तो B माइनस A अगर डिविजिबल बाय M हो गया तो हम कह सकते हैं कि B इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड M, और जब B कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड M है तो ये ऑर्डर्ड पेयर BA आपका R में चला जाएगा, क्योंकि R में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर AB तब होता है जब A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M होता है। तो यहाँ B कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड M है तो ऑर्डर्ड पेयर BA R में चला जाएगा, और अब हम कह सकते हैं कि रिलेशन R इज सिमेट्रिक, क्योंकि अगर AB R में है तो BA भी R में बिलोंग कर रहा है। अब लास्ट कंडीशन हम देखते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए दो ऑर्डर्ड पेयर्स AB एंड BC हमने R में ले लिए। तो हमने लिया A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C। अब A इज रिलेटेड टू B का मतलब A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M, एंड B इज रिलेटेड टू C मीन्स B इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड M। अब जब A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M है तो A माइनस B इज डिविजिबल बाय M, एंड इसी तरीके से अगर B इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड M है तो B माइनस C विल बी डिविजिबल बाय M। तो जैसा हमने ऊपर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी करते समय देखा था, A माइनस B डिविजिबल बाय M है तो A माइनस B को हम P इंटू M लिख सकते हैं, और इसी तरीके से B माइनस C भी डिविजिबल बाय M है तो इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू M। अब इन दोनों रिलेशंस को आप ऐड कर दें तो B कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा A माइनस C इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड ऐड होके आपके पास आ जाएगा P प्लस Q इंटू M। अब दिस मीन्स A माइनस C इज डिविजिबल बाय M, क्योंकि इसमें आप M का भाग लगाएंगे तो आपको P प्लस Q मिल जाएगा। तो A माइनस C जैसे ही डिविजिबल बाय M हुआ, हम कह सकते हैं कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड M, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं A इज रिलेटेड टू C, या दिस ऑर्डर्ड पेयर AC बिलोंग्स टू R। तो ये आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि अगर दिस ऑर्डर्ड पेयर AB and BC belongs to R, that means A is related to B and B is related to C, this is implying A is directly related to C through this relation R। तो अब हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए दिस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, हमें रिलेशन दे रखा है R
विच इज़ डिफाइंड इन n क्रॉस n। कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये n क्रॉस n। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स आप जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, जहाँ पहला एलिमेंट पहले सेट में से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से लिया जाता है। अब रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है ये आप देखिए। AB, दिस ऑर्डर्ड पेयर AB will be related to ordered pair CD if and only if A plus D is equal to B plus C। That means ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में रिलेटेड अगर हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट ये जो एक्सट्रीम एंड्स पे एलिमेंट्स आ रहे हैं इनका सम A plus D शुड बी इक्वल टू बीच में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं B plus C इस सम के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वी से दिस ऑर्डर्ड पेयर AB इज रिलेटेड टू CD। अब इस रिलेशन R को हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध। तो जैसा हम बाकी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको 3 बातें प्रूव करनी पड़ेंगी कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, स्वतुल्य है, सममित है एंड संक्रामक है। तो बारी बारी से हम इनका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम शो करेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आपको शो करना होता है कि ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ये हमने AB कोई भी एलिमेंट ले लिया n क्रॉस n का, जैसा आपको बताया था n क्रॉस n के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जहाँ A एंड B दोनों ही आपके n के एलिमेंट्स होंगे। अब रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि AB इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो अब आप देखिए A एंड B दोनों ही n के एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स में एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो A प्लस B विल बी इक्वल टू B प्लस A। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A है, तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का सम A प्लस B, दिस इज इक्वल टू बीच वाले एलिमेंट्स का सम B प्लस A। इसलिए हम कह सकते हैं कि AB, दिस ऑर्डर्ड पेयर AB इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, और जब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो गया तो R हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट हम इसे प्रूव करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या सममित है। तो हमने मान लिया कि सपोज AB इज रिलेटेड टू CD। रिलेशन सिमेट्रिक है ये प्रूव करने के लिए आपको शो करना पड़ेगा कि अगर AB CD से रिलेटेड है तो CD शुड बी रिलेटेड टू AB। तो अब आप देखिए क्योंकि हमने AB इज रिलेटेड टू CD माना है, तो A प्लस D शुड बी इक्वल टू B प्लस C। तो ये हमने लिया है A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C। अब ये जो B प्लस C है इसको हम C प्लस B लिख सकते हैं क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। इसी तरीके से ये जो A प्लस D है इसको हम D प्लस A लिखते हैं, तो ये इक्वल ही रहेंगे। अब यहाँ देखिए C प्लस B इज इक्वल टू D प्लस A आ गया है, तो अब हम कह सकते हैं कि दिस एलिमेंट, दिस ऑर्डर्ड पेयर CD इज रिलेटेड टू AB, क्योंकि ये C प्लस B एक्सट्रीम एलिमेंट्स का सम इज इक्वल टू D प्लस A आ गया है, इसलिए CD इज रिलेटेड टू AB। तो अब देखिए AB इज रिलेटेड टू CD माना था और ये मानते हुए हमने शो कर दिया है कि CD इज रिलेटेड टू AB, इसलिए R हो गया सिमेट्रिक। लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए आप मान लीजिए सपोज AB इज रिलेटेड टू CD एंड CD इज रिलेटेड टू EF। तो आपको शो करना पड़ेगा कि दिस AB इज डायरेक्टली रिलेटेड टू EF। हमने मान रखा है कि AB इज रिलेटेड टू CD, इसलिए A प्लस D शुड बी इक्वल टू बीच वाले एलिमेंट्स का सम B प्लस C। इसी तरीके से आपने CD इज रिलेटेड टू EF माना है, इसलिए C प्लस F शुड बी इक्वल टू D प्लस E, जो हमने यहाँ लिखा है। अब इन रिलेशंस को आप साइड वाइज ऐड कर दीजिए।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुई और ये राइट हैंड साइड ऐड हुई। अब इसमें से c प्लस डी आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। और जैसे ही a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई आया, हम कह सकते हैं ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, क्योंकि ये a प्लस एफ इज इक्वल टू ये बीच वाले एलिमेंट्स का सम b प्लस ई, तो ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ एंड दिस प्रूव्स द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से रिलेटेड है, तो ए बी डायरेक्टली आपका ई एफ से रिलेटेड है, तो आर इज ट्रांजिटिव। अब आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, उसी मेथड को फॉलो करते हुए आप इस अगले एग्जाम्पल का प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है n क्रॉस n में, और रिलेशन कैसे डिफाइन किया है आप देखिए। ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ये जो आ रहे हैं, इनका प्रोडक्ट ए डी इज इक्वल टू बीच में आने वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। पिछले एग्जाम्पल में a प्लस डी वॉज इक्वल टू बी प्लस सी, यहाँ चेंज सिर्फ इतना है कि a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो पिछले एग्जाम्पल के मेथड को फॉलो करते हुए आप इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप इंडिपेंडेंटली ट्राई करिए। अगला एग्जाम्पल फंक्शंस पे है। फंक्शन f डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम n टू n, वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट fn इज इक्वल टू n प्लस वन है इफ n इज ऑड एंड fn इज n माइनस वन इफ n इज इवन। आपको शो करना है कि f 1 1 ऑन टू है, एक ही आच्छादक फलन है। तो सबसे पहले हम इसे 1 1 प्रूव करने के लिए प्रोसीड करेंगे। 1 1 प्रूव करने के लिए हमने x एंड y n में ले लिए सच दैट fx इज इक्वल टू fy। फंक्शन 1 1 तब होता है अगर fx इज इक्वल टू fy इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। अब आप देखिए, आपने fx इज इक्वल टू fy लिया है, तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन x एंड y। तो अब देखिए, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि x एंड y में से एक इवन हो और दूसरा ऑड हो। तो यहाँ हमने ले लिया x को इवन और y को ऑड। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों x एंड y इवन हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि x एंड y दोनों ऑड नंबर्स हों। तो अब आप देखिए, पहला केस हम लेते हैं जहाँ x इवन है और y ऑड है। हमने fx इज इक्वल टू fy ले रखा है। अब देखिए, x इवन नंबर है, तो फंक्शन के डेफिनेशन से जब n इवन होता है तो fn n माइनस वन के बराबर होता है। तो x क्योंकि इवन लिया है, fx विल बी इक्वल टू x माइनस वन, और y ऑड ले रखा है तो fy विल बी इक्वल टू y प्लस वन। अब इस इक्वेशन से अगर आप x निकालें तो x आएगा इक्वल टू y प्लस टू। अब यहाँ हमने y को ले रखा है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में जब आप 2 जोड़ेंगे, जैसे 5 में 2 जोड़ा तो 7 आएगा, ऑड नंबर में 2 जोड़ेंगे तो रिजल्ट विल बी ऑड नंबर। y प्लस 2 जोड़ के x आ रहा है, y ऑड है, दिस मीन्स x भी ऑड होना चाहिए। अब ये आपके पास आ रहा है कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि x को हमने इवन मान रखा है। अपना अजम्पशन ही ये था केस 1 में कि x इवन है और y ऑड है। तो यहाँ अगर हम fx इज इक्वल टू fy ले लेते हैं तो आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाता है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आपको मिल जाता है कि x इज ऑड जबकि x इवन है। ये कॉन्ट्रडिक्शन fx इज इक्वल टू fy मानने से आ रहा है, इसका मतलब fx इज इक्वल टू fy इस केस में पॉसिबल ही नहीं होगा। अब सेकंड केस देखते हैं। जब x और y दोनों इवन हो तो जब आप fx इज इक्वल टू fy लेंगे,
एफ एक्स, क्योंकि एक्स इवन है, एफ एक्स विल बी एक्स माइनस वन, वाई भी इवन है तो एफ वाई विल बी इक्वल टू वाई माइनस वन। तो यहाँ वन कैंसिल होके आपके पास x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज इम्प्लाइंग x इज इक्वल टू वाई। अब तीसरा केस देखते हैं, जब x एंड y दोनों ऑड हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई जब आप करते हैं, x ऑड है इसलिए एफ एक्स इज एक्स प्लस वन, वाई भी ऑड है इसलिए एफ वाई इज वाई प्लस वन। वंस अगेन वन कैंसिल होके यू गेट x इज इक्वल टू वाई। तो इस केस में भी x इज इक्वल टू वाई आपको मिल गया। अब आप देखिए फर्स्ट केस में तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई पॉसिबल ही नहीं था। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई सिर्फ आपके केसेस 2 एंड 3 में पॉसिबल है। तो जब भी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है, इन दोनों ही केसेस में एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज गिविंग यू एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये फंक्शन के 1-1 होने की कंडीशन है कि वेन एवर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई वी हैव एक्स इज इक्वल टू वाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि f इज 1-1 फंक्शन। अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि f ऑन टू फंक्शन है या आच्छादक फलन है। अब f को ऑन टू प्रूव करने के लिए ये हमने y कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लिया है, और अब f ऑन टू है ये शो करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि y की प्री इमेज n में, दैट मीन्स डोमेन में एग्जिस्ट करती है। मतलब डोमेन में ऐसा एलिमेंट x होना चाहिए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब आप देखिए y हमने कोडोमेन का एलिमेंट लिया है, तो y के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि y इवन नंबर हो सकता है, एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि y ऑड नंबर भी हो सकता है। तो अब आप फर्स्ट केस देखिए, अगर y इवन नंबर है तो आप x को ले लीजिए इक्वल टू y माइनस वन। अब y क्योंकि हमने केस 1 में इवन नंबर मान रखा है, इवन नंबर में से एक घटाएंगे तो ऑड नंबर आपको मिलेगा। तो ये हमने y माइनस वन जो लिया है ये ऑड नंबर होगा क्योंकि y इवन नंबर था। अब जब आप एफ एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ वाई माइनस वन, क्योंकि ये एक्स वाई माइनस वन के बराबर था। दिस इज एफ वाई माइनस वन। और फंक्शन की डेफिनेशन से जब आप ऑड नंबर की एफ इमेज लेते हैं तो उसमें एक जुड़ जाता है, वाई माइनस वन में एक ऐड होगा तो दिस विल बी इक्वल टू वाई। तो यहाँ आपको ऐसा x मिल गया सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब सेकंड केस हम देखते हैं। सेकंड केस में y को ऑड लिया हुआ है, तो इस केस में आप x को ले लीजिए y प्लस वन के बराबर। अब यहाँ पर y ऑड था, ऑड नंबर में एक आप जोड़ेंगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा। क्योंकि y ऑड था, ऑड नंबर में एक जोड़ने पे आपको इवन नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो आपने x लिया है इक्वल टू y प्लस वन, दिस विल बी इवन नंबर। अब आप इवन नंबर की डेफिनेशन लगाइए। जब आप एफ एक्स करेंगे, एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ वाई प्लस वन विच इज़ इवन नंबर। और जब इवन नंबर की एफ इमेज लेते हैं तो उस नंबर में से एक सब्ट्रैक्ट करना होता है आपको फंक्शन की डेफिनेशन से। y प्लस वन में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे यू गेट y। तो वंस अगेन आपको मिल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अब आप देखिए दोनों ही केसेस में हम x बिलोंगिंग टू n निकाल सकते हैं सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। फर्स्ट केस में x y माइनस वन के बराबर है, दूसरे केस में x y प्लस वन के बराबर है। तो दोनों ही केसेस में x बिलोंगिंग टू n आपको ऐसे मिल रहे हैं सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। दैट मीन्स y की प्री इमेज हमें मिल रही है इक्वल टू x, और y की प्री इमेज हर केस में एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि f इज़ एन ऑन टू फंक्शन। तो इस केस में f आपका 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन दोनों ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए फंक्शन f डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम q माइनस थ्री टू q।
Q आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, परिमेय संख्याओं का समूह। इसमें से 3 को हमने हटाया हुआ है, तो डोमेन Q-3 है, कोडोमेन Q है। अब फंक्शन कैसे डिफाइन किया ये आप देखिए, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू Q-3। अब Q-3 मतलब इसमें से 3 को क्यों हटाया था ये भी आप देखिए, क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन में डिनोमिनेटर में x-3 आया था। अगर हम 3 भी ले लेते तो डिनोमिनेटर में 3-3 दैट इज़ 0 भी आता और फिर ये रियल नंबर नहीं रह जाता, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती। इसलिए यहाँ पर Q-3 दैट मीन्स Q में से 3 को हटाना ज़रूरी था। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। आपको प्रॉब्लम में मतलब चेक करना है कि फंक्शन 1 ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या फंक्शन 1 है या नहीं है। तो 1 चेक करने के लिए हमने डोमेन के 2 एलिमेंट्स ले लिए, x एंड y बिलोंगिंग टू दिस डोमेन Q-3। हमने मान लिया fx इज इक्वल टू fy। फंक्शन अगर 1 है तो fx इज इक्वल टू fy शुड इम्प्लाई x इज इक्वल टू y। तो अगर हम fx इज इक्वल टू fy लेते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन से fx इसके बराबर होगा एंड दिस विल बी fy। सो ये हमने लिया है fx इज इक्वल टू fy। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, उनको आप कैंसिल कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई होके आपके पास 9x इज इक्वल टू 9y बचेगा एंड दिस गिव्स यू x इज इक्वल टू y। तो fx इज इक्वल टू fy इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y, इसलिए हम कह सकते हैं कि f इज 1 फंक्शन। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू चेक करने के लिए आप कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लें, उसकी प्री इमेज अगर आपको डोमेन में मिल जाती है तो आपका फंक्शन ऑन टू कहलाता है। तो अब हम चेक करेंगे कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो अब आप देखिए, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया है y बिलोंगिंग टू कोडोमेन। अगर f ऑन टू है तो जैसा आपको अभी बताया था, इसकी प्री इमेज डोमेन Q-3 में एग्जिस्ट करनी चाहिए। दैट मीन्स Q-3 में ऐसा x आपको मिलना चाहिए सच दैट fx इज इक्वल टू y। मतलब y की प्री इमेज x है, दैट मीन्स fx शुड बी इक्वल टू y। अब देखिए fx इज इक्वल टू y होने के लिए क्या होना चाहिए, fx की वैल्यू आप रखिए, दिस इज fx बाय डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, दिस शुड बी इक्वल टू y। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट दिस रिलेशन, और इसमें से आप x को कैलकुलेट करिए तो आपके पास x की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। अब यहाँ आप देखिए y हमने लिया था, ये y ले रखा था एनी रैशनल नंबर, एनी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। तो इन पर्टिकुलर अगर आप y को 2 के बराबर ले लेते हैं तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और इस केस में ये अब रैशनल नंबर नहीं रहेगा, दिस विल नॉट बिलोंग टू Q-3। तो फॉर y इज इक्वल टू 2, x डज नॉट बिलोंग टू Q-3। अगर फंक्शन ऑन टू है तो आप Q में कोई सा भी y लें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x आपको Q-3 में मिलना चाहिए था। अब यहाँ पर 2 आपका Q में है लेकिन x फॉर y इज इक्वल टू 2 Q-3 का एलिमेंट नहीं है। तो हर एलिमेंट की प्री इमेज आप नहीं निकाल पा रहे हैं, y इज इक्वल टू 2 की प्री इमेज हम Q-3 में नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए f इज़ नॉट ऑन टू। तो यहाँ f आपका 1 फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है।
So this ends our discussion on relations and functions. Thank you for watching.